हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छा से किए होंगे और आपका एग्ज़ाम भी आई होप अच्छा ही गया होगा, राइट। और प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस चैप्टर वाइज चैप्टर, राइट, डीप रिसर्च करने के बाद इसमें मेरा 1 महीना का जो है हार्ड वर्किंग है। और यकीन मानिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कम से कम जो है अगर ये वीडियो को आप देख लिए 35 से 40 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो ही जाएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल साबित होने वाला है और ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, राइट। ये क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। बीच में अगर छोड़ करके आप चले जाएंगे तो आपको जो है फ़ायदा नहीं होगा, इस क्लास का फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे, राइट। ये जो क्लास होने वाला है एग्ज़ाम वॉर साबित होने वाला है आप सभी के लिए, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 200 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है, MCQ को। और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये है प्यारे बच्चों कि प्रकाश किरणें गमन करती है, प्रकाश किरणें गमन करती है। तो प्रकाश किरणें जो गमन करती है हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा यानी सरल रेखा में, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीधी रेखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो है प्यारे बच्चों क्या होगा, वो सदैव जो है अवतल दर्पण जो है क्या करता है, प्रकाश को समांतर कर देता है। कोई भी प्रकाश किरणें जो होता है उससे समांतर होकर के केंद्रित होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की अगर बात किया जाए तो जब समांतर अभिश्रित करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंस की बात किया जाए अवतल लेंस तो वो अपसारी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो वो अपसारी हो जाएगा और उत्तल लेंस की बात किया जाए तो वो अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कार की हेडलाइट, कार की है ना हेडलाइट निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कार का हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए कार का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, अगर हेडलाइट की बात किया जाए, साइड मिरर की बात किया जाए तो वहाँ पे जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अगर हेडलाइट की बात किया जाए तो हेडलाइट में जो है किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो हेडलाइट में प्यारे बच्चों, हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कार का हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा है ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में, तो याद रखिए किस दर्पण में, तो वो उत्तल दर्पण जो होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, इमेज जो बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है यानी निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है या असमान होती है। तो याद रखिए वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? वो हमेशा कम होती है। मतलब निर्वात का जो होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन वायु में जो है इसका चाल उनकी अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, क्या होता है, वायु की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होगा, क्या होगा, निर्वात, वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में अधिक होती है लेकिन वायु में कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कोई सी घटना है ना, कोई सी घटना तारों की टिमटिमाहट, मतलब टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो प्रदर्शित जो होती है वो क्या होती है, तो वो अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा क्या होने लगता है, टिमटिमाने लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, तो क्या कौन सा यौवनावस्था का परिवर्तन होता है, यानी प्यूबर्टी का क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यौवनावस्था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रमुख एक प्रभावी उपाय है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर, टी एवं लूप, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये सारे जो है क्या है, परिवार नियोजन के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉपर, टी, लूप, कॉन्डम और डायफ्राम, ये सभी परिवार नियोजन मतलब जो संतान जो होता है उनको रोकने के लिए, ठीक है, बच्चे को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एटाविज्म का अर्थ क्या होता है, एटाविज्म। तो एटाविज्म का मतलब क्या होता है, यानी पुराने लक्षण का जो अचानक किसी भी, है ना, किसी भी रूप में या किसी के पूर्वज का गुण जो आ जाता है बच्चे में, है ना, बोलते हैं ना बच्चा दादा पे गया, परदादा पे गया। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटाविज्म बोलते हैं। यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुण का आ जाना जो जनकों में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, बी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है ना, डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डार्विनवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डार्विनिज्म, है ना, डार्विनवाद। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, डार्विनवाद। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जैव आवर्धन, है ना, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम क्या है, तो उसका नाम जो है डीडीटी, है ना, डीडीटी क्या है, जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रकार का केमिकल है जिसका छिड़काव किया जाता है मच्छर उच्छर मारने के लिए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीडी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डीडी, है ना, डीडीटी, क्या हो जाएगा, डीडीटी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा शाकाहारी होता है। ठीक है, जो सीधे पौधे को खाते हैं। ठीक है, क्या उत्पादकों को खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। देखिए सवाल को कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछा गया। ठीक है, ये सारे सवाल जो है रिपीटेड सवाल है, PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए CFC का व्यापक उपयोग होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में या सभी में, तो सभी में होता है प्यारे बच्चों। जेट इंजन यानी जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है ठंडा करने वाला, AC, है ना, इन सारे में जो है किसका इस्तेमाल होता है, CFC का। ठीक है, क्या होता है, CFC का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए पित्त का यानी पित्त रस स्रावित होता है। तो पित्त रस जो स्रावित होता है कहाँ पे होता है, तो पित्त का स्राव जो होता है वो लीवर में होता है, यकृत में। कहाँ पे होता है, यकृत में। ठीक है, जिसके कारण से भोजन को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट। ठीक है, जिसको हम कौन सा रस कहते हैं, स्रावित रस भी कहते हैं। ठीक है, पाचन रस भी कहते हैं, स्रावित रस भी कहते हैं। ठीक है, पित्त रस को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्रावित होता है, तो आपका स्रावित जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, शुक्राणु में, है ना, शुक्राणु में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य होता है। रंसाकुर जो होता है उनका क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों, तो रंसाकुर का क्या कार्य होता है, तो उनका जो कार्य होता है, रंसाकुर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो अवशोषण का सही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। क्या करता है, अवशोषण का जो है सही क्षेत्रफल को बड़ा करता है, बढ़ाता है, रंसाकुर जो होता है शुक्राणु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या मतलब कहाँ होता है, मुख गुहा का पिछला भाग। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वो कहाँ पे होता है, पैरनिक्स में होता है, यानी ग्रसनी में होता है। कहाँ पे होता है, ग्रसनी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका, है ना, राइट आंसर आपका ग्रसनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रसनी, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रसनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है
कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये एक डेफिनेशन है। तो श्वासोच्छ्वास में जो है, श्वासोच्छ्वास में बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हटाता है, यानी बाहरी वातावरण को खींचता है ऑक्सीजन को और CO2 को छोड़ता है। ठीक है, सांस ले करके जो है बाहर करता है, उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश है ना, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? पर्णहरित, CO2, जल या सौर ऊर्जा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है आपका जल हो जाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है वो जल का ग्रहण करना होता है, मूल का स्रोत। अगर प्रक्रिया की बात किया जाए तो सारा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मूल स्रोत। तो मूल स्रोत आपका जल हो जाएगा। ठीक है, H2O। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का है ना ऊर्जा मुद्रा माना जाता है या ऊर्जागिरी पर मतलब कहा जाता है? तो याद रखिए कोशिका जो होता है, कोशिका है ना, कोशिका का ऊर्जागिरी जो है, ऊर्जागिरी वो किसको कहा जाता है? ATP को माना जाता है। किसको माना जाता है? ATP। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो ATP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATP। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ATP। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये वीडियो छोड़ करके आप मत भागिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए अगर ये वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लिए तो एग्जाम में जो है कम से कम आपका 35 से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव में से 35 से 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो ही जाएगा। इसका मैं पक्का जो है मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि आपको जो है 40 ही ऑब्जेक्टिव को टिक करना है, ओमार में भरना है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होता है उनसे मुख्य मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है उनसे? तो उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ता है तो वो त्वचा कैंसर बना देता है ना, त्वचा कैंसर यानी चर्म रोग बना देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, त्वचा कैंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कौन सी लेंस है ना, कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बन सकते हैं? तो कौन सा लेंस में प्यारे बच्चों? तो कौन सा लेंस में आभासी और है ना आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बन सकता है? तो वो कौन सा लेंस है? वो उत्तल लेंस है जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंगों का मिश्रण श्वेत प्रकाश कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वो कौन सा रंग हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो लाल रंग जो होता है, लाल रंग वो सबसे कम झुकता है। क्या होता है? सबसे कम झुकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से है ना कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाले है ना पुतली का जो साइज को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, है ना, आइरिस या परितारिका भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परितारिका। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है क्या होता है कि हम किस वस्तु को नहीं देख पाते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में जो है ना कोई भी चीज़ों को जो है ना हम क्या नहीं कर पाते हैं? नज़दीक की वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो इनके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो अवतल लेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए किस लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन कुंडली का प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र है? तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध है ना, वो ओम के नियम से निकाला जाता है। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू R या R बराबर होता है V/I। ठीक है, V/I। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, R बराबर V/I, है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मतलब करंट से लड़ाई करना। ठीक है, करंट को रोकना। ठीक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी है ना कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है, किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह है ना यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में तो कौन सा होता है?
तो वो जो ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अन्य समूह में भी ये पाए जा सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। तो ओ ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनेट माना जाता है, ठीक है। ये किसी भी है ना ग्रुप में मैच खा सकते हैं, ठीक है। ओ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है सवाल, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बार बार आपको समझाते हैं, है ना, समझाया है ऑफलाइन क्लास में भी, हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि डायलिसिस मशीन जो होता है वो क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है ना, क्या किया जाता है, जब व्यक्ति का जो है ना हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसको डायलिसिस मशीन के द्वारा जो है ब्लड का शुद्धिकरण करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी हेमोडायलिसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हेमोडायलिसिस। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ है ना, जैसे अमीबा हो गया है ना, या अकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, विसर्जन द्वारा जो है ना मादक पदार्थों का निष्कासन करता है। क्या करता है, निष्कासन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा या विसर्जन, विसरण हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि बबूल के पौधे मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ को निकालता है। तो बबूल का पौधा हो गया, ये सब क्या करता है, गोंद को बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोंद। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रम या है ना प्रमस्तिष्क कहलाता है, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है प्यारे बच्चों, टेस्टोस है ना, टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया, तो फास्ट जो बोलते हैं ना, है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को समझिए। टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ पे होता है, तो ये विरिशन में होता है, जो पुरुषों का एक विशेष अंग है, जनन का है ना विशेष अंग है। तो कहाँ पे होगा, विरिशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जो कोशिका विभाजन को रोकता है ना, कोशिका विभाजन को कौन रोकता है, तो कोशिका विभाजन को जो है अक्सर है ना कौन सा हार्मोन रोकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका जो है वो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ये कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी एब्सिसिक एसिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। पुष्प का नर जननांग जो है वो क्या कहलाता है, स्टेमेन या पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेमेन या पुंकेसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है ना, ये जो है प्रोटीन का एक मुख्य रूप है, इसमें कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, CaOCl2। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, CaOCl2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात है। तो अम्लराज में इन दोनों का अनुपात जब आप देखेंगे है ना, तो HNO3 और HCl इनमें जो अनुपात दिखेगा, ये जो है ना सांद्र नाइट्रिक एसिड है, और ये सांद्र जो होता है नाइट्रिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताज़ा मिश्रण के रूप में पाया जाता है। जब इनको अनुपात में आप बांटेंगे तो इसका अनुपात आएगा 3:1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3:1। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3:1, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है PbOH × NO3 किस प्रकार का लवण है। तो ये किस प्रकार का लवण है प्यारे बच्चों, तो ये किस प्रकार का लवण है, ये किस प्रकार का लवण है, तो ये जो है ये आपका सामान्य लवण है। क्या है, ये सामान्य लवण है, ये अधातुओं का एक उदाहरण है, ठीक है। ये अम्लीय भी होते हैं, क्या होते हैं, ये अम्लीय भी होते हैं, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सामान्य लवण, ठीक है। क्या होते हैं, लवण की अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सामान्य लवण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में एक सेकेंड, निम्नलिखित में से अमोनिया में एक है ना अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है प्यारे बच्चों, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा आपका, इसका भी अनुपात 1:,
कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1:3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है जी, सॉरी, हाँ, ये PbOH NO3 जो है ये सामान्य लवण नहीं होगा। ठीक है, ये सामान्य लवण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अम्लीय लवण है। ठीक है, ये क्या है, अम्लीय लवण है। क्यों, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें सबसे अधिक जो है ना, सल्फर है। क्या है, सल्फर जो अधिक अम्लीय है। क्या है, ये अधिक अम्लीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नांकित संकेतों द्वारा दर्शाए गए तत्वों में कौन सा आयन है। तो कौन सा इनमें आयन है, तो आयन की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, है ना, आयन की अगर बात किया जाए तो इनमें कौन सा आयन हो जाएगा। तो इसमें जो है परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या इसमें है ना 19। ठीक है, परमाणु संख्या इसमें है ना 6 8 है ना ए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ना ए हो जाएगा, जो एक प्रकार का क्या है, ये धातु है। क्या है, धातु है जो निष्क्रिय गैसों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 16 इंटू ए, राइट, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, तत्वों के आयन को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, तत्वों के आयन को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि पारा है ना एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे है ना अमलगम। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है पारा और अन्य धातु के मिश्र धातु है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे, है ना अम्लगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन कार्बन का अप्रूप है। तो कार्बन का जो अप्रूप है ना, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्बन का अंश इसमें पाया जाता है, ये कार्बन के अप्रूप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, खरिया का जो नाम है वो कैल्शियम है ना, कैल्शियम का एक तरल पदार्थ है ये। इनका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, CaCO3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी धातु जो है सर्वाधिक तन्य होती है। क्या होती है, तन्य, कठोर होता है। तो कौन सा धातु, अगर धातु की बात किया जाए तो धातु में जो है सोना जो होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, इनके कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, C5H12 जो है ना, ये जो है 3 पिरामिड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 3 पिरामिड, जिसमें जो है आइसोपेंटेन है ना, आइसोपेंटेन, एन-पेंटेन और मिथाइल ब्यूटेन शामिल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अभिक्रियाशील समूह में है ना CO को क्या कहते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह में CO जो है कहीं ना कहीं वो कार्बोक्सिल समूह का है। किसका है, कार्बोक्सिल समूह का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्बोक्सिल समूह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय हो जाता है। तो वह तत्व निम्नांकित है ना तत्वों में कौन हो सकता है। कौन हो सकता है प्यारे बच्चों, वो तत्व कौन हो सकता है, तो याद रखिए है ना कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम है ना ऑक्साइड नाम का पदार्थ बनाता है, जो चूना नाम का एक प्रकार का तत्व है। ठीक है, पदार्थ है। ठीक है, तो CaO बनाता है, वो क्या है, वो आपका क्या है, वो कैल्शियम है। क्या है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है प्यारे बच्चों, मैग्नेटाइट जो है वो एक प्रकार का तांबा का एक घटक है। इसका रासायनिक सूत्र Cu2CO3 होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, Cu यानी कॉपर का। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नेटाइट की बात कर रहा है तो कॉपर का ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर, तो इसको गैल्वेनो है ना
वनीकरण कहते हैं, जो कोई भी है ना लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देता है ताकि उसमें क्षारण ना हो। क्या ना हो? क्षारण ना लगे उसमें, ठीक है, उसमें जंग ना लगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या? गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी गैल्वेनीकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा प्यारे बच्चों? सिरके में CH3COOH पाया जाता है, जिसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल यानी ए हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्या वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो वायु का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो आँख, नाक, गला को चेक करने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है चिकित्सक? तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। जो भी डॉक्टर होते हैं, है ना, आँख, नाक, कान की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण द्वारा बना एक प्रकार का उपकरण होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण यानी बी हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बायोगैस में किस गैस का उपयोग होता है? बायोगैस में, है ना, किस गैस का उपयोग होता है? तो बायोगैस में कौन सा गैस का उपयोग होगा प्यारे बच्चों? बायोगैस में कौन सा गैस का उपयोग होगा? तो बायोगैस में किस गैस का उपयोग होगा? तो बायोगैस में जो है ना, एथाइन का उपयोग होता है। किसका होता है बायोगैस में? तो बायोगैस में किसका उपयोग होगा? मीथेन का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा बायोगैस में? तो बायोगैस में प्यारे बच्चों किसका उपयोग होगा? तो बायोगैस में मीथेन का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है एल्किन का सामान्य सूत्र? CnH2n। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत जो होगा इनमें क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक, है ना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो स्वच्छ ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा वो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि हमारा शरीर का pH मान कितना होता है? यानी हमारे शरीर के pH, है ना, प्रास के बीच कार्य करता है। तो कितना के बीच? 7 से लेकर के 8 के बीच करता है। किसके बीच? 7 से 8 के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 7 से 8 के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या यानी सोडियम का जो है ना संकेत Na होता है, इनकी परमाणु संख्या जो होगा वो 11 यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 11, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से नर युग्मक की अगर बात किया जाए, अंडाणु, शुक्राणु या गर्भाशय, तो इसमें जो है या फेलोपियन नलिका, तो नर युग्मक की अगर बात किया जाए वो शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु, जो नरों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी, शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है? तो अमरबेल जो है एक प्रकार का क्या है? परजीवी पौधा है। क्या है? परजीवी पौधा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, अमरबेल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हाइड्रा पाया जाता है। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक प्रकार का हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा पाया जाता है। तो हाइड्रा जो है प्यारे बच्चों, है ना, हाइड्रा द्विखंडन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में द्विखंडन होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना, अमीबा जैसे जो है एक कोशिकीय परत में ये जन्म होता है, ठीक है, जन्म होने का इसका एक विधि है, ठीक है। तो हाइड्रा पाया जाता है, हाइड्रा में नहीं, जीवाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा, जीवाणु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सवाल को कितना घुमा फिरा के पूछा, हाइड्रा पाया जाता है तो वो जीवाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में, ठीक है।
उसके बाद देखिए अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में है ना, अग्नाशय में इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जिसका कमी से जो है शुगर का रोग हो जाता है, शुगर या चीनी का रोग। ठीक है, तो ये जो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, स्रावित होता है, वो इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से है ना रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त बिंबाणु जो होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए रक्त जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की है ना नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो किसका होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, तो इन सारे है ना पदार्थ, यानी इनमें से सभी, इन सारे का जो है क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में प्यारे बच्चों, किशोरावस्था में क्या होता है, तो किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या ए और सी दोनों। तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइए क्या हो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन जो है वो कौन बनाए रखता है प्यारे बच्चों, तो शरीर का संतुलन जो है वो कौन बना के रखता है, सेरिबेलम। ठीक है, क्या कौन बना के रखता है, सेरिबेलम। उसके बाद देखिए कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो बादलों का रंग उजला जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य जो आँख है होता है वो दूर का बिंदु अनंत तक देख सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। अगर निकट की बिंदु अगर कहा जाए तो 25 सेमी होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो अगर किसी भी वस्तु का जो है ना क्या प्रतिबिंब, अगर है ना प्रतिबिंब या प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो वास्तविक है ना, वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक और है ना, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है ना, तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो परावर्तन कोण की अगर बात किया जाए, एक प्रकाश किरण है ना एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत होता है प्यारे बच्चों, तो परावर्तन कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम देखा जाए तो वो लंबवत 90 डिग्री पर आता है और आपतन कोण वहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि वो अभिलंब के साथ है। ठीक है, और परावर्तन कोण भी उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो कौन सा रंग प्यारे बच्चों अधिक प्रकीर्णन होता है। तो देखिए कम तरंग दैर्घ्य वाला जो है रंग होता है वो नीला होता है। ठीक है, और प्रकाश जो होता है प्रकाश अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, तो याद रखिए वो कौन सा रंग हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका है ना नीला। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, नीला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वायु में है ना, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कांच का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस में जो है अब अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, कांच का उत्तल लेंस। उसके बाद देखिए यदि अवतल दर्पण का है ना निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अगर निचला भाग टूट जाता है ना, तो प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन उसमें जो है कम प्रकाश के कारण वो तीव्र है ना बहुत जल्दी वो घट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, है ना, कम तीव्र बनेगा। क्या बनेगा, कम तीव्र। उसके बाद देखिए जब प्रकाश की किरण यानी हवा विरल माध्यम से है ना सघन माध्यम में पहुंचता है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अभिलंब की ओर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब, है ना, वह अभिलंब की ओर आ जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब वो जो है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर। अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, किससे, है ना, विरल माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो सकता है प्यारे बच्चों, है ना, उतना आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक जो स्रोत होता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कौन है? टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। तो इसका जो है प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्रोपेन का आणविक सूत्र यानी C3H8 है तो इनमें है, तो इनमें कितने बंधन होंगे प्यारे बच्चों, है ना। C3H8 है, 8 है, तो इनमें जो है टोटल कितने बंधन होंगे, है ना। C3H8 में जो है, इसमें जो है टोटल आपका अगर देखेंगे तो कुल मिला करके, है ना, 8 + C और 2, है ना, टोटल कितना है, H कितना है, H 8 है, और C अगर देखेंगे तोड़ करके तो C 2 मिलेगा। टोटल इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। कितने हैं? 10, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है? किससे? तो याद रखिए ओजोन परत से जो सूर्य की जो है ना, हानिकारक जो किरण आता है, पराबैंगनी किरणें, उससे हमें बचाता है, ठीक है। कौन? ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा अधातु कमरे के, है ना, तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा। क्या? ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, ब्रोमीन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन, है ना, उपधातु है? उपधातु की अगर बात किया जाए तो फेरस, निकेल, है ना, कॉपर, ये सब के सब क्या है? अधातु है। लेकिन आर्सेनिक जो है AS, आर्सेनिक, ये क्या है? एक प्रकार का उपधातु है, ठीक है। क्या है? उपधातु, धातु, है ना, और अधातु का क्या है? मिश्रण, उपधातु है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, CaCO3, है ना, रिएक्शन करके जो है, रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का जो है बड़े अणु टूट करके 2 छोटे अणु में बढ़ जाता है, विघटित हो जाता है, तो एक प्रकार का विघटन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विघटन, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ की परमाणु संख्या समान होना। तो इसमें देखिए कौन असंतुलित है? तो अगर आप इसमें देखेंगे MgO2 MgO, ये क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, ये असंतुलित है, ठीक है। उसके बाद देखिए FeCl2, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है, ये भी क्या है? कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, ठीक है। H2Cl2, यहाँ पे HCl है, ये भी अनबैलेंस है। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? ZnH2SO4, है ना, ZnSO4 × H2 प्लस H2, सॉरी। तो ये रिएक्शन करके, है ना, ये जो है आपका क्या है? बैलेंस है, और ये आपका संतुलित है, ठीक है, B नंबर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, है ना, किनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल, निम्न में से किनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण प्यारे बच्चों होता है सल्फर, है ना, डाइऑक्साइड, यानी SO2 जो होता है वायुमंडल में जाकर के अम्ल वर्षा बनाता है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादातर ये गैसें छोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये जो है SO2 अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो SO2 जो है क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी B। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजकता होती है। तो क्या होती है? याद रखिए, है ना, आवर्त सारणी के सभी जो है, सभी समूह के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? एक ही समूह के तत्वों की बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण से सभी संयोजकताएं उसका क्या होगा? समान होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, समान, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित में शराब के रूप में उपयोग आता है। तो शराब के रूप में किसका उपयोग होता है? तो शराब के रूप में जो है एथेनॉल जो है एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो अल्कोहल से बनता है, जो कि शराब के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है या करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है प्यारे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका फोकस और ध्रुव के बीच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होता है? sin I/sin r, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, sin I/sin r। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, डायफ्टर होता है। क्या होता है? डायफ्टर, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतल लेंस में आवर्धन, है ना, मीटर के बराबर होता है। तो अवतल लेंस में जो आवर्धन जो होता है, आवर्धन, ठीक है, वो क्या होता है? V/U, क्या होता है? V/U, ठीक है। आवर्धन को M से सूचित करते हैं, है ना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, V/U, ठीक है। उसके बाद देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, 2.42, ठीक है।
उसके बाद देखिए एक प्रिज्म है ना, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं प्यारे बच्चों, 5 सतह होते हैं। कितने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के जो है छिद्र घिरे रहते हैं, तो किससे घिरे रहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिए वो गार्ड कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा, गार्ड कोशिका जो है उसमें रंध्र घिरे होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गार्ड कोशिका से। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है श्वसन क्रिया में, है ना, तो मुक्त जो होती है बाहर जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। राइट, उसके बाद देखिए निम्न में से किस रंग की है ना प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो कौन सा रंग प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी रंग जो होता है वो लाल और नीला होता है, जो अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक, तो सर्वाधिक की बात किया जाए सबसे अधिक तो वो हो जाएगा लाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है क्या क्या मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, है ना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीनों। ठीक है, सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, CO2, H2O, ATP ये तीनों मुक्त होता है ग्लूकोज से। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है प्यारे बच्चों, तो पढ़े होंगे आप, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली वो क्या होता है, अर्ध पारमाग्य होता है। ठीक है, अर्ध पारमाग्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, अर्ध पारमाग्य। ठीक है, उसके बाद देखिए ATP का विस्तारित रूप है, तो ATP जो है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो है फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एडेनोनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना, एडेनोसिन होता है, तो इसमें क्या है, एडेनोसिन, हाँ, सी हो जाएगा, एडेनोसिन, है ना, ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद देखिए स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए जो है आयोडीन का जो है उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो किन कारकों पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों, किन कारकों पर, तो याद रखिए, है ना, प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर हो करेगा। ठीक है, ए और बी दोनों पर। उसके बाद देखिए रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो किस उपस्थिति के कारण, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, वर्णक का रंग जो होता है वो कैसा होता है, वो हरा होता है, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दांत का जो है कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग, दांत जो मजबूत होता है वो इनामेल के कारण से होता है, किनके कारण से, इनामेल के कारण। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो किसका होना आवश्यक है थायरोक्सिन में, तो आयोडीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप घटक का उदाहरण है, तो आप घटक का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, आप घटक जो होता है आप घटित हो जाता है वो कवक। ठीक है, जो कवक मृद और जैव पदार्थों को अपघटित कर देता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा मुक्त होता है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चाहे, है ना, अन्य प्रकार की जीव जंतु हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो पर्यावरण का हिस्सा कौन कौन है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का हिस्सा क्या है, ये सभी है, ये सभी मिलकर के पर्यावरण को बनाता है, इन्वायरमेंट को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वन यानी एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो इसमें 4 पोषी स्तर होते हैं। क्या होते हैं, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है, और प्रथम की अगर बात किया जाए तो उत्पादक होता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, कुल मिलाकर के 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4 पोषी स्तर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, याद रखिए कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, जोड़ी यानी अगर बात किया जाए तो 24। उसके बाद देखिए निम्न, है ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग में जो है गंध पहचानने का केंद्र होता है, गंध कोई भी चीज़ों का गंध, तो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो घ्राण क्षेत्र में गंध की पहचान करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद देखिए प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मूर, है ना, क्या कहलाएगा, मेन नार्चे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरनार्चे। पहली बार जो है मासिक जो धर्म शुरू होता है वो क्या कहलाता है, मेरनार्चे कहलाता है ना। ये किसके कारण से होता है, मोनोपोज, है ना, मासिक धर्म का एक अस्थाई, है ना, बंद होना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो याद रखिए मोनोपोज जो होता है वो मासिक धर्म को एक अस्थायी रूप से बंद करता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कौन है प्यारे बच्चों? कलम का लगाना, दाब कलम, कलम बंधन या सभी? तो याद रखिए कलम लगाना, दाब कलम और कलम प्रबंधन ये सभी जो है एक कृत्रिम जो है कायिक प्रबंधन की एक विधि है, जिसमें जो है पौधा का अलग प्रजाति मतलब सेम नस्ल के जो है अलग गुण वाले पौधे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का है ना क्या है सुचालक है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इसमें जो है करंट नहीं लगता है, तो इसलिए ये जो है विद्युत का क्या है ना सुचालक है। ठीक है, क्या है? विद्युत का सुचालक है अधातु। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन अधिक हो जाएगा? तो क्रियाशील धातु की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु वो सोडियम हो जाएगा, फिर उसके बाद तांबा, फिर सोना, फिर पारा, है ना, ये सब क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना याद रखिए 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? तो किसे डुबा करके रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। अगर खुली हवा में छोड़ दे तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन सा है ना निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करेगा? अम्ल का जलीय विलयन है ना क्या करेगा? H+ आयन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? है ना H3O+ आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो याद रखिए H+ आयन उत्पन्न करेगा, लेकिन अत्यधिक मात्रा में, है ना, H3O+ आयन उत्पन्न करेगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबल, तो सबल की अगर बात किया जाए, सबल की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? है ना, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, HI। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अम्लता में जो है सबसे नीचे और बढ़ते हुई क्रम में इसको रखा जाता है, सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर HI हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है और इसका pH मान 7 होता है। क्या हो जाता है? 7 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो किसका प्यारे बच्चों? किसका? तो इसका राइट आंसर अम्ल हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट या है ना डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। निम्नांकित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है प्यारे बच्चों? तो इनमें कौन अधातु हो जाएगा? फास्फोरस, यानी पी आपका एक प्रकार का अधातु है। उसके बाद देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है ना C कितना होता है? Ca 20 होता है। कितना होता है? 20। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो होता है वर्गों की अगर संख्या की बात किया जाए, है ना, किसकी बात किया जाए? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 1 से 8 तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8 तक। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? CaSO4 × है ना 2H2O होता है। क्या होता है? 2H2O। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेरोन का परमाणु भार क्या होगा? तो बेरोन का परमाणु भार जो होगा वो कितना होता है? लगभग 10.8 होता है, 11 के करीब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 11। केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो केलामाइन किसका है? केलामाइन जो होता है वो किसका है? जस्ता यानी Zn का क्या है? Zn यानी जिंक का एक प्रकार का अयस्क है, जस्ता का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? Zn। ठीक है, उसके बाद देखिए अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है। तो कितना है प्यारे बच्चों? तो याद रखिए NH3 में N जो है 1 होता है ना, और H का मान जो है वो 3 होता है, NH3। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1:3। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश में पाया जाता है ना? निम्नलिखित में कौन है ना परागकोश में पाया जाता है? कौन पाया जाएगा परागकोश में? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकण। उसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है जो पादप में पाया जाता है? ऑक्जीन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन है ना, ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? साइटोकाइनिन है ना, पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जो है, अलैंगिक
अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो होता है, इनमें से सभी में अलैंगिक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो मेंडल जो है अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो वो मटर का पौधा का चयन किया था, ठीक है, मटर का पौधा का। उसके बाद देखिए निम्नांकित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर की अगर बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा कठोर प्राकृतिक पदार्थ। किसका आयोडाइड का रंग होता है? मतलब आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सॉरी, किसका आयोडाइड का रंग कैसा होता है? अच्छा, किसका आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो देखिए लेड आयोडाइड जो होता है PbL2 है ना, पीले रंग का अवक्षेप देता है और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए है ना प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा? लेड, यानी लेड का जो है शीशा का है ना आयोडाइड जो होता है वो पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होकर के ऊर्जा हमें देता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फूल में पाए जाते हैं, यानी पुष्प में, ठीक है, पुष्प में, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन सा भाग प्यारे बच्चों? अनुमस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क को पूरे शरीर को बैलेंस करके और नियंत्रित करके रखता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो किस में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रिला में जो होता है ना, हाइड्रिला में जो होता है क्या नहीं होता है? उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान पूरे सतह के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सतह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रिला, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रिला, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध, ठीक है। तो BS4 का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? वायु प्रदूषण से है, ठीक है। जिसमें जो है वाहन का जो है हवा जो होता है क्या कर देता है? वायु को प्रदूषित कर देता है। इसको नियंत्रित करने के लिए BS4 जो है ना, BS4 है ना एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BS4 वायु प्रदूषण से, किससे हो जाएगा संबंधित? वायु प्रदूषण से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। उसके बाद देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? किसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? तो इसमें जो है NCERT के अनुसार वृद्धि हार्मोन जो है ना ग्रोथ हार्मोन का विकल्प नहीं है, ठीक है। इनमें से वृद्धि हार्मोन जो होता है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? वो जो कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन है ना, सोमाटोट्रोपिन जो होता है उसको, सोमाटोट्रोपिन को जो है वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। तो इनमें जो है सी हो सकता है, थायरोट्रोपिन हो सकता है, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, सी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में इसका आंसर ही गलत दिया था, ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? बीजांड में होता है। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? बीजांड से, ठीक है। उसके बाद ग्रासनी भाग है, ग्रासनी, ठीक है, ग्रासनी। तो ग्रासनी भाग कहाँ का है? मुख गुहा का है। कहाँ का है? मुख गुहा का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का है? तो तालाब जो है एक प्रकार का प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, तालाब। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पारिस्थितिक। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? कौन मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों? तो मौजूद जो होते हैं अधिकतम संख्या में उत्पादक मौजूद होते हैं। पेड़ पौधा ये सब के सब क्या है? उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, कितने आवृत्ति पर विद्युत धारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो 50 हर्ट्ज पर। कितने हर्ट्ज पर? 50 हर्ट्ज पर। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो एक माइक्रो एम्पियर जो होता है 6 एम्पियर है ना होता है, याद रखिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है प्यारे बच्चों? नरोरा की बात किया जाए तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
है ना, नरोरा एटॉमिक जो है पावर स्टेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण करने के लिए किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण करने के लिए किसका उपयोग होता है, बनाने के लिए, है ना, करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, सॉरी ये थोड़ा एग्जाम में ही टाइपिंग में, है ना, गलती किया होगा। सारे के सारे PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। डीप रिसर्च करने के बाद NCERT से भी लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कांच की सिल्ली का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी है। तो कहाँ पे रखी होती है, कहाँ पे रखी होती है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। उसके बाद देखिए प्रथम आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान हो गया है ना, या आसान है, तो वो क्या है, वो जो है तटस्थ परमाणु जो M होता है, M से सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन में निकालना, है ना, क्या करना, निकालना, है ना, M+2 M+3 की तुलना में ये आसान है। M क्या है, M, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, M, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीय आवर्त का बाह्यतम सेल है, तृतीय आवर्त का, है ना, तृतीय आवर्त में, है ना, तत्वों के लिए कौन सा सेल सबसे बाह्यतम होगा, कौन सा सेल हो जाएगा, तो याद रखिए वो सेल जो होगा वो M सेल सबसे बाह्यतम होता है, क्या होता है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, M सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में सदस्यों को जो है क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्केन। उसके बाद देखिए मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का जो है पद स्थापित किया गया है, रखा गया है, तो किसको रखा गया है, तो गैलियम को रखा गया है। किसको रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैलियम, ठीक है। उसके बाद देखिए अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इनमें से सहसंयोजक बंधों की संख्या है, तो कितनी हो जाएगा, तो इसमें जो है इसमें C6 है ना, C2H6 में जो है C1 हो जाएगा और H6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो है बंधों की संख्या, है ना, सहसंयोजक बंधनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, है ना, रासायनिक पदार्थ है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है, वो POP जो होता है, वो हड्डी को जोड़ने में, प्लास्टर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो किस pH मान वाला, तो एक जो होता है pH मान 1 वाला जो है अम्लीय जो होता है वो सबसे अधिक होता है, क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो एथाइन में जो होता है, एथाइन में याद रखिए तीन बंध होते हैं, कितने बंध होते हैं, सहसंयोजक बंधन 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूप्राइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्राइड जो है वो किसका है, तो क्यूप्राइड जो होता है Cu2O जो है ये तांबा यानी कॉपर का अयस्क है, किसका है, कॉपर, इसका राइट आंसर Cu हो जाएगा, ठीक है, कॉपर। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, रासायनिक दूध, तो याद रखिए किसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों, रासायनिक दूध वो हार्मोन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हार्मोन को, ठीक है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से, तो पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सभी होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में 2 अलिंद 2 नीले होता है, टोटल 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो होता है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि ये जो है शुक्राणु, है ना, शुक्राणु और शुक्राणु देने वाला एक प्रकार का जो है ग्रंथि है जो पुरुषों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पुरुषों में, है ना, तो ये एक प्रकार का, है ना, हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो है वृषण है, क्या है, वृषण, ठीक है। उसके बाद देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वात रंध्रों द्वारा, जल की सतह द्वारा, तो इनमें से सभी तीनों के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, टेस्टोस, है ना, रेट्रोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टोस, है ना, टेरोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए किण्वन की क्रिया पाई जाती है, किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, कब होता है, दिन में, सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है। उसके बाद देखिए टिंडल, है ना,
आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंडल आयोडीन बनता है? तो किससे घोलने पर? तो वो एथिल अल्कोहल में जब घोलते हैं तो क्या बनता है? टिंडल आयोडीन बनता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद देखिए डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो किस प्रकृति का होता है प्यारे बच्चों? वो संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त। उसके बाद देखिए प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह है, तो प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा? सी है ना, सी है ना, इक्वल ओ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एथिलीन है। इथिलीन क्या है प्यारे बच्चों? इथिलीन क्या है? इथिलीन क्या है? इथिलीन जो है, इथिलीन C2H4 एक प्रकार का एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इथिलीन है ना। किसका प्रकार है? ओलिफिन का है। ठीक है, किसका है? ओलिफिन। ओलिफिन या है ना, ओलिफिन या एल्कीन, एल्कीन का एक समूह है इथिलीन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी है ना, ओलिफिन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो जीवों से नहीं पाया जाता है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो बायोगैस नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मलमूत्रों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध का उद्देश्य क्या था? हीराकुंड बांध का जल की आपूर्ति करना, सिंचाई या बिजली का उत्पादन? तो बांध जो बनाया जाता है वो अनेक है ना उद्देश्य से बनाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है प्यारे बच्चों? वो फ्लोरीन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक वयस्क जो होता है, एक यंग मनुष्य के है ना मुंह में कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो कितने दांत होते हैं प्यारे बच्चों? 32 दांत होते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 32 दांत। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा एसआई इकाई? है ना, लेंस का आवर्धन जो होता है वो मात्र विहीन होता है, उसका कोई भी इकाई नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? तो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? F1 F2। उसके बाद देखिए विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक क्या हो जाएगा? विद्युत का एक अच्छा चालक वो हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बनता है वो जस्ता का बनता है। किसका बनता है? जस्ता का, सी हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। कितनी कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी है ना, यानी 4.18 जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल 0.24 कैलोरी का होगा। और याद रखिए 4.18 जूल बराबर तब होता है 1 कैलोरी। ठीक है, तब होता है 1 कैलोरी। ये भी पूछ सकता है। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में क्या होती है? क्या होती है प्यारे बच्चों? वो लंबे है ना, लंबे समय तक वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं बना के रखता है। तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूटेन के कितने समावयवी है ना संभव है? ब्यूटेन के कितने हैं? तो ब्यूटेन के 2, कितने? 2 यानी है ना ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2। उसके बाद देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्वों का वर्गीकरण का आधार किसके अकॉर्डिंग किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? परमाणु है ना, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। बार बार ये सवाल रिपीट हो गया है ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1:1:3। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में कमरे के तापक्रम का द्रव है ना, तो तापक्रम का द्रव की बात किया जाए तो इनमें से क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा है ना। एथेन, एथाइन, मीथेन गैस है ना, एथेनॉल, ये सब के सब क्या है? कमरे के ताप पर है ना क्या है? द्रव है। तो एथेनॉल जो हो जाएगा वो तापक्रम पर है ना द्रव है। ठीक है, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो इनमें से कौन है? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद देखिए सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूव है? तो कार्बन का अप्रूव की बात किया जाए तो कार्बन की अप्रूव में ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी ग्रेफाइट, हीरा है ना, हीरा और फ्लोरीन, ये सभी के सभी क्या है? कार्बन के अप्रूव है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका आंसर ही गलत दिया गया है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है प्यारे बच्चों? तो बैगनी किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ पे रखा जाए? कहाँ पे रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखने पर जो है उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाने के कारण क्या है? तो तारे टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव नेत्र के लिए है ना दृष्टि का स्थायित्व कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो वो है ना 1/16 सेकेंड होना चाहिए। कितना सेकेंड होना चाहिए? छवि बनाने में कोई भी चीज़ का 1/16 सेकेंड यानी 1/16 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण तो वो क्या होता है? सीधा एवं बड़ा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ओजोन के एक अणु है ना ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के है ना परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है प्यारे बच्चों? ओजोन में जो होता है रासायनिक सूत्र जो होता है ओजोन का O3 होता है, तो परमाणु की संख्या 3 होगा। O3 में से 3। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन सा है? तो पारा है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इनमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? CH4 किसका होता है? वो मीथेन का होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है प्यारे बच्चों? Na2O है ना, Na2O होता है, वो क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना NaSCO3 और टैट्रिक अम्ल का जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, उसको जो है ना मिला करके तब बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर किस ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना NaHCO3 एवं टैट्रिक अम्ल। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है प्यारे बच्चों? तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है, जो 1831 में नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो माइक्रोग्राफिया जो है माइक्रोग्राफिया वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो वो कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है प्यारे बच्चों? किससे घिरा हुआ है ना? हृदय की दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, उसी से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना, पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके बाद देखिए बीजांड की और प्राग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है ना? रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से जो है वृद्धि होता है। वो पदार्थ क्या है? उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को कहते हैं केमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? केमोट्रोपिज्म। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद देखिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन की होती है। WBC की कितनी होती है ना? 12 से 20 दिन, यानी 2 से 3 सप्ताह तक वो जीवित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? वो लिवर में होता है। कहाँ पे? यकृत में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यकृत। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में नहीं होता? तो मक्खी जो होता है ना, मक्खी, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो अवशोषी अंग क्या है? वो कोलन है। क्या है? कोलन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलन। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य है? ट्रिप्सिन तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन का वाहक जो है रेड ब्लड सेल्स जो होता है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण करता है वो इंसुलिन करता है। क्या करता है? इंसुलिन। इसकी कमी से शुगर भी हो जाता है ना, चीनी का बीमारी। शरीर में है ना, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए वो न्यूरॉन्स है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम अभी जस्ट बता रहे थे, 2 नियम है। ठीक है। उसके बाद देखिए अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो V/U होता है, M = V/U। ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/U + 1/, है ना, V = 1/F या 1/V + 1/U = 1/F। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? फेरस यानी लोहा हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन की परमाणु की संख्या है, कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है, याद रखिए। ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रि-आबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो त्रि-आबंध वाले जो होते हैं, है ना, कार्बन के बीच, तो वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? एल्काइन कहलाएंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एल्काइन। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का जो होता है सूत्र वो OH होता है। क्या होता है? OH। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप सभी को पहले भी बता दिए हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सॉरी, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक जो होगा वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम मीटर होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर, है ना। इसका राइट आंसर ओम मीटर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन हो जाएगा सबसे अच्छा चालक? अच्छा चालक कौन हो जाएगा? अभी जस्ट बता रहे थे, इनमें से कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा की, है ना, चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ऑस्टर्ड किया था, जो एक लॉ भी दिया 1820 ईस्वी में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्टर्ड। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए जब पश्चिम की ओर, है ना, प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, है ना, विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय की क्षेत्र की दिशा जो होता है वो अधोमुखी होता है, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये बताता है। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही बताता है। तो अधोमुखी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, अधोमुखी। ठीक है। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है, तो हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर AC करंट होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 220, है ना, वोल्ट पर। ठीक है। उसके बाद देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर, है ना, जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते? जब बादल वाले दिन होगा, धूप नहीं होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा, है ना, ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं करता है? तो कौन नहीं करता प्यारे बच्चों? कौन नहीं करता है? तो वो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो नहीं करता है। ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद देखिए दर्पण के सामने, किसके सामने प्यारे बच्चों? दर्पण के सामने किसी भी टूटी, है ना, पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है। तो वो दर्पण क्या हो जाएगा? वो दर्पण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? या तो वो दर्पण समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? किसी कार, है ना, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। क्या कह रहा है? कार का अग्रदीप यानी आगे वाले भाग में, है ना, ये मत समझ जाइएगा कि साइड मिरर के रूप में। ठीक है। साइड मिरर के रूप में जो होता है, साइड मिरर के रूप में वो उत्तल दर्पण का होता है, कोई भी पीछे का चीज़ें देखने के लिए। ठीक है। अग्रदीप में जो होता है आगे वाला भाग में वो अवतल दर्पण होता है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपका जो है
है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है। इसमें आपका इतना सारा क्वेश्चन करवाया गया है जो कि एग्जाम में आप 40+ मार्क्स ला सकते हैं। इनको अगर अच्छी तरीके से देख लिए तो वादा मैं करता हूँ कि 40 ऑब्जेक्टिव आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट क्लास था, है ना। और आप लोगों को गॉड ब्लेस यू, है ना। आप लोग हमेशा हमें याद रहोगे, याद रखे जाएंगे आप लोग, ठीक है। और इंटर में क्या रखना नहीं रखना है उनके उस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू आप सभी को।